पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटी। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। साल 2026 का यह पहला शो है और इस शो में हम बिहार के भविष्य और बिहार की संभावनाओं को पढ़ना चाहेंगे या समझना चाहेंगे कि 2026 में बिहार में क्या सब देखने को मिल सकता है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, नीतीश कुमार आगे रहेंगे या बदलाव होगा, यह समझने की बात है। बंगाल समेत कई प्रदेशों में चुनाव हैं, इनके राजनीतिक परिणाम, इनका प्रभाव बिहार में क्या देखने को मिलेगा, यह समझने की बात है। तेजस्वी यादव देखिए भारत लौट सकते हैं। हमारी जानकारी भारत लौटने के बाद, मेरी जानकारी हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि तेजस्वी यादव के बारे में कुछ पता करना बहुत असंभव सा हो गया है, लेकिन जो जानकारी है सूत्रों से, वह 5 जनवरी को जिम कॉर्बेट में दिखाई पड़ सकते हैं। उनके एक मित्र, उनके एक सहयोगी की शादी है। तो 2026 में बिहार में क्या सब देखिए, एमपी के चुनाव होने हैं, मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। 2025 के चुनाव के वक्त एनडीए ने जो वायदे किए हैं उस पर काम किया जाना है। तो 2026 कैसा रहेगा, इसे समझने की कोशिश करते हैं अजीत द्विवेदी जी से। अजीत जी। देखिए ज्ञानेश्वर जी, एक तो बधाई सब अपने दर्शकों को, सबको शुभकामना नए साल की। नया साल 2026 अच्छा बीते, सुख समृद्धि आए बिहार के लिए, बिहार की तरक्की हो। और यहीं से बात शुरू करते हैं। जो बिहार के लोगों की एक बड़ी उम्मीद है वो ये है कि जो घोषणा पत्र बनाया था जेडीयू, भारतीय जनता पार्टी और बाकी 3 छोटी पार्टियां जो अलायंस में पार्टनर हैं, लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास और हम और आरएल, वो जो घोषणा पत्र है एनडीए का, उस घोषणा पत्र में बिहार के लिए बहुत बड़े बड़े वादे किए गए हैं। आपको भी ध्यान है कितने बड़े वादे किए गए हैं। और जो पहली बैठक हुई है कैबिनेट में, उसमें क्या क्या डिसीजंस हुए हैं। तो उसमें एकदम सेमीकंडक्टर का हब बनाना है, आईटी हब बनाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने हैं, 11 नए सैटेलाइट सिटीज डेवलप करने हैं, चीनी मिल खोलने की बात हम लोग कर चुके हैं। तो ये जो उसमें बहुत बड़े वादे हैं, बहुत बड़े वादे हैं। और कई जिस ऐसे वादे हैं जिनको पूरा करने के लिए कई लाख करोड़ रुपए के फंडिंग की जरूरत है। बिल्कुल। अभी तो जो चुनाव के बाद सारी स्थिति, सब चीजें ठहरी हुई हैं, ये हम सब भी जानते हैं कि चुनाव के बाद थोड़े दिन तक सब कामकाज रुके रहते हैं, ठंड शांति रहती है, सरकार का फंड सारा चुनाव के पहले खर्च हो गया रहता है। तो अब ये मान के चले कि 3 महीने तो अभी जनवरी फरवरी मार्च तो कोई बहुत बड़े काम नहीं होंगे। राजनीतिक गतिविधियां जरूर चलेंगी जिन पर हम लोग आगे बात करेंगे, लेकिन उसके बाद साल के 9 महीने हम लोग बड़ी एक्टिविटी देखने की उम्मीद कर सकते हैं। बिल्कुल। इसलिए उम्मीद कर सकते हैं, हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब नीतीश कुमार अपनी पहली यात्रा पर दिल्ली आए और उनकी प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई और अमित शाह, दोनों से वो मिले, तो प्रधानमंत्री से जो 20 मिनट की मुलाकात थी उसमें औपचारिक बातों के अलावा, शिष्टाचार की बातों के अलावा, जो एजेंडा है एनडीए का, जो चुनाव का घोषणा पत्र है, उसको लागू करने के बारे में बात हुई है। और उस समय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी मौजूद थे और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह भी मौजूद थे। मतलब 2 ऐसे लोग जो ऊपर से कमांड आती है, उस कमांड में बहुत टॉप लेवल के 2 लोग हैं। दोनों लोग मौजूद थे, भारत सरकार के प्रतिनिधि भी थे, बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री भी थे। तो वहां बात हुई एजेंडे को लागू करने के लिए, घोषणा पत्र को लागू। जनता पार्टी के अजीत जी, मुझे भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि बिहार के कई लोगों को, बिहार के राजनीतिक समर्थकों को यह लगता है कि नीतीश कुमार बीमार है। लेकिन नीतीश कुमार जब अमित शाह के सामने होते हैं, जब नरेंद्र मोदी के सामने होते हैं, तो क्या बात करना है उन्हें 100% नहीं 200% पता होता है। तो कैसे बीमार है और क्या कब क्या कर देंगे, यह किसी को समझ में आ ही नहीं सकता है। नहीं आ सकता है ना। वो उस पर भी, वो भी एक विषय है जिस पर हम लोग चर्चा करते हैं, कर ही चुके हैं। और इस 2026 का भी एक कंसर्न होगा, वो जो उनकी सेहत को लेकर के जो चर्चाएं होती हैं। तो प्रधानमंत्री से बातचीत में, अमित शाह गृह मंत्री से जो उनकी बातचीत हुई, उसमें जरूर राजनीतिक बातें हुई, राज्यसभा चुनाव को, कैबिनेट विस्तार को लेकर के। उसके बाद एमएलसी की सीटें आ रही हैं, जून में 9 सीटें एमएलसी की खाली हो रही हैं। तो ये सब, इन सब राजनीतिक बातें हुई। लेकिन जो मुख्य बात थी वो ये थी कि एजेंडे को लागू करना है और ये बीजेपी की सेहत के लिए बहुत जरूरी है। ये बीजेपी के लोग मान रहे हैं कि जो चुनाव का घोषणा पत्र है, अगर उसको नहीं लागू किया गया तो बिहार उस तरह का स्टेट नहीं है कि किसी और मुगालते में आकर के वो बंधा रहेगा आपके साथ। तो वो काम करना होगा वहां। और वो काम इसलिए भी करना है क्योंकि बहुत जागरूक विपक्ष के तौर पर बीजेपी प्रशांत किशोर को वहां देख रही है।
कि वो बताते रहेंगे, वो सवाल पूछते रहेंगे, सोशल मीडिया में सवाल पूछा जाता रहेगा, तो वो एजेंडा लागू होना है घोषणा पत्र। हम मेरा कहना है ज्ञानेश्वर जी, जो वादे किए गए हैं, जो घोषणा पत्र में है, उसका 25% भी लागू हो जाए तो बिहार की तकदीर बदलने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम होगा। बिल्कुल नए साल में बिल्कुल। हम लोग को उम्मीद करनी चाहिए है कि उसको वो लागू किया जाए। क्योंकि हम लोग कई बार बात कर चुके हैं, जब आपने कहा कि आप बेंगलोर और तमिलनाडु जब देख करके आए और आपने चारों तरफ देखा कि कहीं इंफोसिस की बड़ी-बड़ी इमारतें हैं, तो कहीं बिल्कुल एक्सेंचर की है, तो कहीं वो जेपी मॉर्गन की है, जो बड़ी-बड़ी बिल्डिंगें हैं फिनटेक की और टेक कंपनियों की, वो सब वही हैं। वैसा हमारे यहाँ हो सकता है, क्योंकि वो सारी जो बिल्डिंगें हैं, उसमें काम करने वाले ज्यादातर लोग बिहार के ही हैं। चला वही बिल्कुल। रहे। हम लोग कोई नया इनोवेशन नहीं कर रहे हैं। ये जो कहा जी। जाता है कि हम लोग टेक्नोलॉजी में बड़े माहिर हैं, हम लोग नया इनोवेशन नहीं करते हैं, लेकिन किसी इनोवेशन को कैसे चलाना है, उसमें हमारी सर्विसेज जो होती हैं, मैन पावर की जो सर्विस होनी चाहिए, आईटी इनेबल्ड, आईटी बेस्ड सर्विसेज की, वो हम लोग करते हैं। बिहार के लोग उसमें सबसे ज्यादा होते हैं। तो हमारे पास जो कहते हैं कि रॉ मटेरियल नहीं है, तो रॉ मटेरियल है, इस सेक्टर के लिए हमारे पास रॉ मटेरियल है। तो जी हम अपने जो जो प्रोफेशनल्स हैं, जो युवा हैं, उनको अपने यहाँ, हमारे यहाँ मौजूद है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर आप तैयार करें तो उस बड़ी इंडस्ट्री हमारे यहाँ फैल सकती और है। मुझे तो लगता है अजीत जी, मुझे तो लगता है कि देखिए, जब कोरोना 2 आया और वर्क फ्रॉम होम का कल्चर पैदा हुआ, ये जो टेक कंपनियां हैं, इन्होंने बहुत सारे अपने सहयोगियों को, साथियों को घर से काम करने की इजाजत दी। और इस दरमियान बहुत सारे जो बिहारी लोग हैं, बिहारी लड़के हैं, जो इन टेक कंपनियों में काम कर रहे थे, वह बिहार लौटे हैं, बंद घरों के भीतर से काम कर रहे हैं। लेकिन अब उनके भीतर भी अकुलाहट है, क्योंकि उन्हें फील्ड देखने को नहीं मिल रहा है, उन्हें जिंदगी में तरक्की देखने को नहीं मिल रही है। उन्हें लग रहा है कि यदि बिहार में कुछ हो जाए तो भविष्य के लिए हम बिहार में ही रह जाएंगे, नहीं तो फिर बाहर जाना ही होगा। जाना पड़ेगा। और अभी कई तरह के मौके बन रहे हैं। एक तो जी। जैसे अमेरिका में जो वीजा की शर्तें इतनी सख्त कर दी हैं उन्होंने, H1B वीजा तो लगभग बंद कर दिया है। दूसरा, वर्क वीजा भी सबका फंसा हुआ है। इंटरव्यू के लिए 10-10, 11-11 महीने का समय लग रहा है लोगों को। लोग आके यहाँ फंसे हुए हैं। अब सब इस बात से उबे भी हैं कि जा करके और पूरी दुनिया में एक तो जो हिंदू फोबिया का माहौल बन रहा है, ये पहली बार हमने सुना कि इस तरह का इस्लामोफोबिया तो हम लोग सुनते थे, इस तरह का माहौल हो जाए कि ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, इंग्लैंड में, कनाडा में हिंदुओं पर हमले हों और उनके प्रति घृणा के अपराध हों, तो ये हेट क्राइम हो, ये सब पहले नहीं होता था। तो ये सब स्थितियां ऐसी हैं जिन स्थितियों में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए बिहार में, तो वहां बड़ी संख्या में हम लोग के लोग जो बाहर काम कर रहे हैं, बिहार के लोग, वो लौट सकते हैं वहां काम करने के लिए। तो यही सोच समझ करके बीजेपी के घोषणा पत्र में और पहले कैबिनेट की मीटिंग में इन चीजों पर फोकस किया गया था। सेमीकंडक्टर हब और आईटी का जो हब बनाने का, टाउनशिप बनाने का, वो एक बड़ा काम है। अगर वो हो जाए, अगर उसकी शुरुआत हो जाती है नए साल में, तो ये एक बड़ी सार्थकता हम लोग मानेंगे कि इतना बड़ा मैंडेट बिहार के लोगों ने दिया। तो उस मैंडेट का सम्मान कर रहा है एनडीए की सारी पार्टियां, उस मैंडेट का सम्मान कर रही हैं। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री भी उस मैंडेट का सम्मान कर रहे हैं, उस जनादेश का सम्मान कर रहे हैं। ये तभी होगा जब आप रोजगार देंगे, वहां पलायन रोकेंगे, लोगों को नौकरी देंगे, ये तभी होगा। बिहार के लोगों की तारीफ कर देना कि बड़े योग्य होते हैं, विद्वान होते हैं, जहां जाते हैं वहां बिहार के लोग मिलते हैं, अब ये सब बातें हम लोग बहुत सुन चुके हैं। तो सच्चा जनादेश के प्रति आपका सम्मान ये होगा कि आप अपने घोषणा पत्र में किए गए वादों को पूरा करना शुरू करें। तो सबसे पहले इसी की हम लोग उम्मीद कर रहे हैं 2026 में कि उन पर अमल शुरू हो जाएगा। और जब अमल शुरू हो जाएगा तो फिर चीजें बदलने लगेंगी। दूसरी एक उम्मीद हम लोग बिहार में, जो पहले हम लोग डिटेल चर्चा कर चुके हैं, तो संक्षेप में कह दें कि विजय सिन्हा ने जो एक अभियान शुरू किया है, उसकी सफलता की हम लोग 2026 में उम्मीद करें कि वो अभियान चलता रहे, उसमें कोई बाधा नहीं आए और जमीन से जुड़े मामलों का निपटारा हो जाए। और वो निपटारा इस तरह से हो जिस तरह लोगों के बंटवारे हो जाएं, खतियान ठीक हो जाए, लोगों का सर्वे हो जाए, जमीन का मैप नक्शा बन जाए सबका, और ये जो कंट्रोवर्सी हो रही है, ये तमाम चीजें खत्म हो, तो हम लोगों के यहाँ अपराध रुक जाए, एक बड़ा अपराध का मामला रुक जाए। 2026 में एक हमारी उम्मीद है, ये पता नहीं इसके साथ और भी अजीत जी, जो देखिए ऑपरेशन लंगरा या ऑपरेशन फुल इनकाउंटर की जो शुरुआत हुई है, वह भी जारी रहे, ताकि जो निवेशक हैं या बाहर से आने वाले लोग हैं या बिहार के ही लड़के जब बिहार लौटे तो उन्हें लगे कि यहाँ सुरक्षा का माहौल है। क्योंकि हम बार बार कहते हैं कि बिहार में देखिए बहुत बड़े माफिया डॉन नहीं है। आज भी उत्तर प्रदेश में किस सिंह की चर्चा हो रही है? बिल्कुल कोई धनंजय सिंह की चर्चा कर रहा है, कोई अभय सिंह की चर्चा कर रहा है, लेकिन बिहार में किसी सिंह की चर्चा
इन कारणों से अब नहीं होती है। नीतीश कुमार की यह देन तो है, और यही देन है कि नीतीश कुमार को 2025 में फिर से जीत मिली। लोगों ने भय को पसंद नहीं किया, भयमुक्त बिहार को पसंद किया। तो इस नीतीश कुमार की इस लीगेसी को आगे बढ़ाना है, और वो जिम्मेदारी सम्राट चौधरी के ऊपर है। बहुत एक मजबूत नेता के तौर पर उन्होंने अपने को एस्टेब्लिश किया है, एक छवि उनकी बनी है। और इस लीगेसी को देखिए, कानून व्यवस्था सुधारे थे 2005 से 10 तक नीतीश कुमार, तो 10 में कितना बड़ा लोगों ने मैंडेट दिया था। अगर सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के उस काम को आगे बढ़ाते हैं, कानून व्यवस्था की स्थिति बिहार में ठीक हो जाती है। अपराधी जो भी गैंग जमीन को लेकर के या शराब को लेकर के बने हैं, अगर उन सबको की कमर वो तोड़ देते हैं, तो उनका लीडरशिप स्टैब्लिश होगा, बीजेपी का भी लीडरशिप स्टैब्लिश होगा। स्टैब्लिश क्या होगा, मतलब लोगों की नजर में वो ऐसा लोग इतना पसंद करेंगे कि 2010 टाइप का मैंडेट आगे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अगर ये दो चीजें हो जाती हैं तो, कि शराब और जमीन वाला माफिया खत्म होता है। ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं है, लेकिन इन दोनों का माफिया पनपा हुआ है बिहार में, हर जिले में है, उनका कार्टेल है, ये सब चीजें हैं, इनको खत्म करना होगा इन सब। उसी में हम दूसरी बात शराब वाली कर रहे थे कि शराबबंदी को किस रूप में जारी रखना है, वो एक फैसला होना चाहिए। बिल्कुल। हम ज्ञानेश्वर जी प्रशांत किशोर का इंटरव्यू सुन रहे थे, हम चुनाव नतीजों के बाद का इंटरव्यू है, और उन्होंने कहा कि हमको कोई रिग्रेट नहीं है इस बात का कि हमने कहा था कि शराबबंदी खत्म करेंगे। हम अभी भी कह रहे हैं कि शराबबंदी हम खत्म करेंगे, जब भी मौका मिलेगा हम शराबबंदी खत्म करेंगे। उनका कहना था कि ये खत्म होना चाहिए। तो ये हम लोग पहले इस बात पर चर्चा कर चुके हैं। आप रेगुलेट करिए उसको, कि उसकी वजह से जो अपराध हो रहा है, सिंडिकेट तो बना ही हुआ है ना, शराब तो हर जगह मिल ही रही है, तो कैसे हैंडल करेंगे आप। ये एक बड़ा डिसीजन होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के हाथ में अगर कमान आई है तो ये एक बड़ा डिसीजन है। लेकिन आप पॉपुलर फीलिंग के साथ अगर जाएंगे तो सब जैसा चल रहा है वैसा चलता रहेगा। पॉपुलर फीलिंग ये, पॉपुलर सेंटीमेंट ये है कि महिलाओं ने इतना झोली भर के वोट दिया है, तो महिलाएं शराबबंदी से खुश हैं, तो उसको चलने देते हैं। लेकिन ये इसके बारे में ऑब्जेक्टिव तरीके से सोचना होगा। अगर आप शराबबंदी को चलने देते हैं तो रेवेन्यू का क्या सोर्स आपका होगा, उसके बारे में आपको सोचना होगा। रेवेन्यू का क्या सोर्स है? बिहार का अपना रेवेन्यू, ज्ञानेश्वर जी, हमको लग रहा है कि 30% भी नहीं है। अपनी जरूरत का रेवेन्यू बिहार 30% भी नहीं जनरेट कर रहा है। ये तमिलनाडु देखिए, जहां 75% अपना रेवेन्यू खुद जनरेट करता है तमिलनाडु, 75%। उसके बाद बाकी जो सेंट्रल टैक्सेज हैं उनके, उसमें से उनका जो हिस्सा आता है वो अलग। हम लोग नहीं कर पाते। हम लोग कहां से रेवेन्यू जनरेट करेंगे? तो रेवेन्यू जनरेट करने का जो, देखिए, जीएसटी के रेट कम हो गए हैं, और कम होने के बाद जीएसटी का वसूली नहीं बढ़ रही है। इस बार भी 1.74 लाख करोड़ का हुआ है, और पिछली बार तो इतना कम था, उसके पहली बार से अक्टूबर से 26,000 करोड़ कम हुआ था। तो जब कम होगी जीएसटी की वसूली, तो हर स्टेट का हिस्सा कम होगा, तो उसमें पैसे कम होने हैं, जीएसटी के पैसे कम होने हैं। तो वो उसकी रेवेन्यू की भरपाई का एक दूसरा सोर्स आपको खोजना होगा। अगर शराब को आप ऐसी बंदी चलने देते हैं तो रेवेन्यू का नया सोर्स क्रिएट करना होगा। वो सोर्स क्या होगा? कर्ज लेना कोई उपाय नहीं है। कर्ज कितना ले लेंगे? कर्ज लेने का वो मतलब कर्ज लेकर के और अपने वेतन भत्ते देना, लोक कल्याणकारी योजनाएं चलाना, ये बिहार जैसे स्टेट की सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो एक नुआंस डिसीजन, एक जो सोच समझ के एक फैसला शराबबंदी के ऊपर करना है। अब हम लोग देखते हैं कि कैसे होता है। या तो आप ये बंद खत्म कर दीजिए उसको, और नहीं तो जो अवैध धंधा चल रहा है उसको रुकवा दीजिए। अवैध धंधा रुकेगा तो ब्लैक मनी की इकोनॉमी जो चल रही है वो रुकेगी, और अपराध भी रुकेंगे। तो जमीन और शराब के मामले पर हम लोग कुछ नया एक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं बिहार में। दोनों मुख्यमंत्रियों से हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और 31 मार्च तक, जब तक कोई नया काम इस फाइनेंशियल ईयर में नहीं होना है इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह का, तब तक यही काम हो। बालू, रेत का और पत्थर का माफिया और शराब का माफिया, जमीन का माफिया, उन्हीं को पकड़िए, उन्हीं को निपटाइए, यही काम हो। कम से कम ये सफाई तो हो। तो ये एक एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम लोग की नए साल में होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के काम आएंगे, योजना लागू होगी जो घोषणा पत्र में है, एजेंडे में है, और लॉ एंड ऑर्डर ठीक करने का काम होगा। ये एक उम्मीद हम लोगों की है नए साल के लिए। अब उसके बाद बड़ी उम्मीद जिसके लिए बिहार जाना जाता है और देश भर की नजर है, वो राजनीतिक कारणों से। बिल्कुल, कि क्या राजनीतिक कारणों से बिहार में, जो आपने पहले अपने कहा, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ वाली बात के पहले आपने कहा कि नजर होगी कि बिहार में मुख्यमंत्री अभी नीतीश कुमार हैं, क्या कोई परिवर्तन होता है या यथास्थिति बनी रहती है? एक तो ये है, और दूसरा ये है कि 5 राज्यों के चुनाव के कॉन्टेक्स्ट में बिहार को हम लोग कैसे देखेंगे। 2 राजनीतिक घटनाक्रम होने हैं। बाकी और भी हैं जो चुनाव, आपने कहा कि एमपी, राज्यसभा के एमपी चुने जाएंगे और कैबिनेट का विस्तार है। पहले हम लोग ये देखें कि 5 राज्यों के चुनाव के कॉन्टेक्स्ट में बिहार को देखने की जरूरत है।
बिल्कुल बिल्कुल। हम इसलिए करें क्योंकि प्रधानमंत्री ने अपनी पहली सभा में चुनाव जीतने के बाद, बिहार का चुनाव जीतने के बाद यही कहा था। और अभी फिर जब वो बंगाल गए थे राना घाट की सभा में, वो तो नहीं जा सके थे, लेकिन फोन से जब उन्होंने संबोधित किया वर्चुअल तरीके से, तो उन्होंने कहा कि गंगा जी बिहार से बह के बंगाल में आती हैं। ये बात उन्होंने पहले भी कही थी, और अब एक रास्ता दिखाया है बिहार ने बंगाल का। तो बंगाल के चुनाव में बिहार का बड़ा असर होता है ज्ञानेश्वर जी। बड़ी संख्या में बिहारी वोटर हैं वहां। कलकत्ता शहर देख लीजिए, या वर्धमान देखिए, आसनसोल देखिए, दुर्गापुर देखिए, ये सब इलाके ऐसे हैं जहां बिहारी, कोलियरी का पुराना इलाका जहां जाते थे लोग, अब पूरा परिवार, दो दो तीन तीन पीढ़ियां हो गई वहां बसे हुए बिहार के लोगों की। तो उस पर ये गाना बिहार नहीं को, गाया गया था, आरा हिले बलिया हिले छपरा हिले ला। देखिए, हाँ, ये गाना तो मुख्य रूप से कोलकाता के लिए गाया गया था। उसी के लिए गाया था। और लालू यादव जो हर समय कहते हैं अपनी सभाओं में कि लगा झुलनिया का धक्का बलम बिल्कुल कलकत्ता पहुंच गया, तो कलकत्ता ही जाते थे लोग। जी। लोग पहले अपने यहाँ से, बिहार से पलायन होता था तो लोग कलकत्ता जाते थे, चूंकि एक तो हम्म, राजधानी थी, 1911 तक तो देश की राजधानी थी कलकत्ता। और उसके हम्म, पहले से जो जो एक हम पूरा मिथिलांचल के इलाके में बांग्ला संस्कृति का जो असर है, वो इसी वजह से तो है कि लोग बंगाल जाते थे लोग। और बिल्कुल। हमारा बिहार एक समय बंगाल का हिस्सा ही रहा हुआ है। शरद हम्म, चंद्र चट्टोपाध्याय बिहार में रहे हैं। अब आप देखिए जी। उनको जाकर के भागलपुर में लोग उनकी जो देखने जाते हैं। तो हम्म, वो एक बड़ा जुड़ाव है सांस्कृतिक रूप से भी, भाषा के स्तर पर भी कमोबेश, और दूसरा जो बिल्कुल। बिहार के लोग वहां रहते हैं उनकी वजह से भी। हम्म, तो ये बंगाल को लेकर के जो सबसे बेहतरीन कुछ लिखा गया है, उसमें हमारे मधुबनी के राजकमल चौधरी ने जो सबसे बेहतरीन कुछ रचनाएं हुई हैं। हम्म, हम क्लासिक छोड़ दें अगर शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, बंकिम चंद्र और रविन्द्रनाथ टैगोर को, तो राजकमल चौधरी के उपन्यास है। जी। मछली मरी हुई, या शहर था शहर नहीं था, या ताश के पत्तों का शहर, ये सब राजकमल चौधरी की किताबें हैं, और सब बंगाल बेस्ड है। विधान चंद्र राय को उन्होंने केंद्र में रख करके उपन्यास लिखा है। तो ये एक बड़ा सांस्कृतिक साहित्यिक जुड़ाव बिहार का बंगाल के साथ रहा है। तो हम्म, असर होगा निश्चित रूप से। हम सब लोग मानते थे कि बिहार के नतीजे का पांचों राज्यों पर असर होगा। पहला असर तो यही है कि बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं नेताओं का मनोबल बढ़ा हुआ है बिहार की जीत से। और जीत भी जी। कोई साधारण छोटी मोटी जीत नहीं है, मैंडेट है, मैसिव मैंडेट है। और बिल्कुल। एक तथ्य है ये ज्ञानेश्वर जी की, लोकसभा चुनाव में भले बिहारी वोटर वहां प्रधानमंत्री के नाम पर, नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट करता है, क्योंकि उसके दूसरे कारण है। उनको पता है कि नरेंद्र मोदी के लिए, मतलब वोट करना उनके लिए जरूरी है। असेंबली के इलेक्शन में वो जाते हैं आमतौर पर, मतलब बंटता है वोट उनका ममता बनर्जी की तरफ भी और बीजेपी की जी। तरफ भी। बिहार के दो लोग एमपी हैं वहां से, हम लोग देख रहे हैं कि कीर्ति आजाद और शत्रुघ्न शत्रुघ्न सिन्हा सिन्हा। एमपी हैं वहां से। तो वो लोकसभा चुनाव में वोट दे दिया। असेंबली के इलेक्शन में बड़ी मारामारी होगी, वोट ममता बनर्जी को भी जाता है और वोट बीजेपी को भी जाता है असेंबली के इलेक्शन में। तो उसमें, और बिहार के प्रभारी हैं वहां मंगल पांडे, बिहार के बिल्कुल। राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नितिन नवीन। एक जो भद्रलोक बंगाल का बनता है, वो इन्हीं दो जातियों से बनता है ज्ञानेश्वर जी, ब्राह्मण से और कायस्थ से, जो भद्रलोक है। और भद्रलोक का वोट हमेशा मिलता है ममता बनर्जी को। पहले अच्छा। भद्रलोक का वोट मिलता था लेफ्ट को, फिर जब लेफ्ट से शिफ्ट हुआ तो भद्रलोक का वोट जाता है ममता बनर्जी को। भद्रलोक में कलाकार हैं, साहित्यकार हैं, संगीतकार हैं, प्रोफेसर हैं, वकील हैं, ये सब लोग हैं। और जी। आप ध्यान याद करिए, जब 2011 में ममता बनर्जी आई थी, तो जिस तरह से 2010 के बिहार के चुनाव में सबसे असरदार पोस्टर था कि अब बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार है, उस तरह वहां 15 के चुनाव में ये नीतीश कुमार वाला ये पोस्टर जिस तरह से असरदार था, वैसा 11 में वहां महाश्वेता देवी की अपील, महाश्वेता देवी की फोटो और परिवर्तन की अपील उनकी जो थी, वो सबसे कारगर हुई थी। ये पहला मौका था जब कोई साहित्यकार, इतना बड़ा साहित्यकार, उसके चेहरे पर चुनाव की अपील हो और चुनाव जीत जाए, परिवर्तन हो जाए। तो वो भद्रलोक का मामला है। भद्रलोक ब्राह्मण और कायस्थ से मिलकर बनता है। तो बिहार के ब्राह्मण को प्रभारी बनाया गया है, बिहार के कायस्थ को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया भारतीय जनता पार्टी ने। तो ये बिहार का एक बड़ी भूमिका बंगाल के चुनाव में होगी, बिहारियों की बड़ी भूमिका होगी, और बिहार के नतीजे का असर वहां बंगाल पर होगा। बंगाल के चुनाव नतीजे का असर पोस्ट इलेक्शन बिहार की राजनीति पर भी होगा। अगर बंगाल में सब कुछ यथास्थिति रह जाती है, बीजेपी इतनी कोशिश करने के बावजूद नहीं जीतती है, तो फिर बिहार में कोई भी एडवेंचर करने से घबराएगी बीजेपी। जी। अगर नहीं जीतती है तो फिर कोई एडवेंचर, फिर जो प्लान हम लोग सोच रहे हैं कि एक प्लान है कि बिहार बंगाल चुनाव के बाद चेंज होगा बिहार में नेतृत्व का, वो फिर पुश कर दिया जाएगा उत्तर प्रदेश चुनाव तक। अगले साल फरवरी मार्च तक वो पुश कर दिया जाएगा आगे के लिए। लेकिन अगर बंगाल में भारतीय जनता पार्टी किसी तरह से जीत जाती है, देखिए दोनों के बीच में अंतर 6-7% वोट का है पिछले चुनाव में।
2024 के लोकसभा चुनाव में 6%, 7% वोट का अंतर है। इसका मतलब 3-4% वोट भारतीय जनता पार्टी को चाहिए। अगर उतना मोबिलाइज कर लेती है तो वो फिर सत्ता में आ जाएगी वहां। और एक थ्योरी ये है ना कि 70% वहां अगर हिंदू है, उस 70% में से 60% हिंदू अभी बीजेपी को वोट करता है। अगर 10% हिंदू और वोट करने लगे, 70% हिंदू का 70% वोट बीजेपी को मिल जाए तो बीजेपी जीत जाएगी, फिर वो 49% वोट हो जाएगा। तो उतना अगर 3-4% वोट का इजाफा करके बीजेपी वहां सरकार में आ जाती है, तब फिर बिहार में कोई भी एडवेंचर करेगी बीजेपी। फिर आप तय मानिए कि मई के बाद बिहार में सत्ता परिवर्तन हो सकता है, जून आते आते सत्ता परिवर्तन बिहार में हो सकता है। तो इसलिए 5 राज्यों के चुनाव पर नजर रखने की बहुत ही जरूरत है, क्योंकि असम में बीजेपी, असम बंगाल के एकदम नाभिनाल से जुड़ा हुआ है बिहार के साथ। और तमिलनाडु प्रशांत किशोर की वजह से हम लोगों की दिलचस्पी तमिलनाडु में है कि प्रशांत किशोर अगर वहां विजय को जिताते हैं तो विजय के जीतने का मतलब है कि डीएमके साफ होगी, डीएमके चुनाव हारेगी अगर विजय जीतते हैं तो वो फिर वहां भी सत्ता परिवर्तन हो सकता है। तो ये इन सब चुनाव का असर बिहार की राजनीति पर होगा पोस्ट इलेक्शन। और बिहार के जो नतीजे हैं उनका असर बंगाल और असम के चुनाव नतीजों पर होगा। एक तो ये पॉलिटिकल घटनाक्रम था जिस पर हम लोग की नजर 2026 में रहेगी और बिहारी की रहेगी, क्योंकि सब आदमी जुड़ा हुआ है बंगाल के साथ। जी। और उसी के साथ अब ये जो सत्ता परिवर्तन वाली बात है वो तो आ ही गई इसी में कि वो नतीजे आएंगे तब इसके कुछ इसको पुश करेंगे लोग। अभी की स्थिति ये है, जो हम लोग इसकी बात पर एक बार और चर्चा कर चुके हैं, अभी की स्थिति ये है कि एक भारतीय जनता पार्टी अपनी तरफ से कोई बहुत एग्रेसिव पहल नहीं कर रही है, असर्ट नहीं कर रही है कि हम चेंज करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ बहुत प्रयास किया जा रहा है कि सब कुछ अच्छा होने का मैसेज बने, सब कुछ ठीक होने का मैसेज जाए, इसकी कोशिश हो रही है। जो मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री का सपोर्ट सिस्टम है, जब हम लोग भूजा पार्टी वाली बात जिस दिन किए थे उस दिन हम लोगों को कई लोगों ने लिखा सोशल मीडिया में, आपने देखा कई लोगों ने फोन किया भूजा पार्टी के सदस्यों में से भी और करीब लोगों में से भी। हाँ, कि आपने सही कहा है। हाँ, तो वही लोगों ने लिखा, पुराने लोगों ने भी लिखा, कहा लोगों ने, तो वो नहीं, वो अब सपोर्ट सिस्टम नहीं रह गया है मुख्यमंत्री, अब वो नहीं है। और ये बात हम लोग कह चुके हैं। अब जो सपोर्ट सिस्टम है वो कुछ उनकी जाति के लोग हैं, उनके परिवार के लोग हैं, रिश्तेदारी के लोग हैं। नीतीश कुमार परिवारवाद नहीं करते हैं, लेकिन जब आप उम्र के जिस पड़ाव पर नीतीश कुमार है वहां हर व्यक्ति को एक परिवार की जरूरत होती है, एक भावनात्मक सपोर्ट के लिए जरूरत होती है। तो परिवार के लोग हैं और कुछ अपनी जाति के लोग हैं और कुछ उनके बहुत ही पुराने करीबी सहयोगी हैं, जिनको मिलाकर के एक सपोर्ट सिस्टम बनाया गया है। उसमें पूर्व एक अधिकारी भी जो दीपक कुमार, जो उनके यहाँ बहुत सलाहकार की भूमिका निभाते हैं, वो भी हैं। तो वो जो सपोर्ट सिस्टम है उसकी सारी कोशिश ये है कि पब्लिक के बीच में परसेप्शन खराब नहीं हो नीतीश कुमार को लेकर के, उनकी सेहत को लेकर, और गवर्नेंस के कामकाज के में कोई डिसीजन ऐसा गलत नहीं हो जाए जिससे किसी को मौका मिले आलोचना करने का या ये कहने का कि नीतीश कुमार अब सत्ता संभालने के योग्य नहीं रह गए, सक्षम नहीं रह गए। हिजाब वाले कांड के बाद सब लोग ज्यादा सावधान हो गए हैं। ये लोग उस हिजाब वाले कांड को देखिए, तेजस्वी यादव अगर रहते बिहार में रहते तो एक बड़ा मुद्दा वो बना सकते थे, उससे ज्यादा बड़ा मुद्दा तो दूसरी जगह लोगों ने बनाया, हैदराबाद में बनाया, महाराष्ट्र में बनाया लोगों ने, दिल्ली में बनाया, बिहार में मुद्दा नहीं बना क्योंकि अपोजिशन के लीडर ही नहीं है, तो क्या मुद्दा बनेगा। तो वो ये एक बहुत होशियारी से, सावधानी से ये काम कर रहा है नीतीश कुमार के आसपास उनका सपोर्ट सिस्टम, कि धारणा गलत नहीं हो और कोई डिसीजन गलत नहीं हो, यथास्थिति बनी रहा, सब जैसा चल रहा है वो अच्छा चलने का मैसेज हो। क्योंकि बीजेपी अभी कुछ असर्ट नहीं करेगी, लेकिन अगर कोई ऐसा मौका आता है, कोई ऐसा नैरेटिव बनता है, तो उसका मौके का लाभ उठाने से भी नहीं चूकेगी। तो ये एक स्थिति स्पष्ट है उनके नेतृत्व को लेकर के। अब एक और राजनीतिक घटनाक्रम जो होगा वो राज्यसभा का चुनाव है, राज्यसभा का चुनाव, विधान परिषद का चुनाव और मंत्रिमंडल का विस्तार। तो मंत्रिमंडल का विस्तार पहले होना है और उसके पहले नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाना है। अभी वो कार्यकारी अध्यक्ष हैं और ये खबर है कि 20 जनवरी तक, जो 20 जनवरी को जेपी नड्डा के भी 6 साल पूरे हो रहे हैं, तो उस दिन तक ये है कि चुनाव हो जाएगा नितिन नवीन का और आधिकारिक रूप से उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाएगा। सारी तैयारी वैसी ही है। आप देखिए ना उनको जिस तरह से 9 सुनहरी बाग में लेन में जो उनको जो बंगला, सुनहरी बाग रोड पर जो बंगला आवंटित हुआ है, सब बहुत बड़ा बंगला है वो। और उपराष्ट्रपति पद से जब हटे थे जगदीप धनखड़ साहब, तो उन्होंने अनुरोध किया था उस बंगले के लिए कि वो बंगला उनको दिया जाए, लेकिन वो बंगला नहीं दिया गया। अभी तक 5 महीने में उनको बंगला अलॉट नहीं हुआ है, तो वो बंगला अलॉट हो गया है नितिन नवीन को। तो ये सब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की तैयारी है। लक्ष्मण जो
बीजेपी के नेता हैं, उनके उनकी अध्यक्षता में चुनाव समिति गठित हो चुकी है, पहले ही से है, काम कर रही है। वो चुनाव की घोषणा करेंगे 18 से 20 जनवरी के बीच नितिन गडकरी अध्यक्ष हो जाएंगे, तो अभी कार्यकारी अध्यक्ष है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाएंगे। और उसी के आसपास 15 जनवरी के बाद किसी भी दिन दही चूड़ा के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। मंत्रिमंडल के विस्तार से हम लोग पहले भी कह चुके हैं कि कई चीजें तय होंगी। नीतीश कुमार किसको मंत्री बनाते हैं, बीजेपी किसको मंत्री बनाती है, कितनी सीटें खाली रहती हैं, और जो इधर उधर से लोग आने हैं उनका क्या होता है, उनके बारे में क्या। कोई एक आध आदमी जो इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट मतलब छोटी एक अपनी पार्टी के इकलौते एमएलए वाले लोग क्या करते हैं, आईपी गुप्ता और जो सतीश उर्फ पिंटू यादव की चर्चा चल रही है, पिंटू यादव, हाँ वही उन दोनों की बातें हैं। बाकी लोगों की बातें राज्यसभा चुनाव के समय दिखेंगी, बाकी लोगों की लॉयल्टी पार्टी में राज्यसभा चुनाव के समय चेक होगी। तो ये पहला हो जाएगा, और फिर राज्यसभा आ जाएगी। तो राज्यसभा के चुनाव में 2 सीटें जेडीयू को, 2 सीटें बीजेपी को, ये तय है। और इन दोनों के पास ज्यादा वोट बचेंगे नहीं, जो तो फिर उसके बाद जुगाड़ करके ही वोट जीतना है, 5वीं सीट जीतनी है, जो चिराग पासवान को जाएगी। और चिराग पासवान की हो सकता है ये लोग मदद करें, लेकिन वो अपने आप चिराग पासवान को मैनेज करना है अपनी सीट। उस समय अगर वो किस तरह से चुनाव जीतते हैं, या आरजेडी कोई खेल कर जाती है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि प्रेम गुप्ता के पास बिहार, झारखंड, दिल्ली सब जगह बहुत अच्छे संपर्क हैं उनके, और वो कोई लालू यादव के करीबी रहे हैं, लेकिन लंबे समय से वो कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी में नहीं है। और बीजेपी के भी कई बड़े नेताओं से उनको बहुत अच्छे संबंध है, काफी अच्छे संबंध है। तो ये कई तरह की साजिश थ्योरी चलती है। अब उसमें हम लोग न भी जाए, तब भी एक साजिश थ्योरी ये है कि जो कि हो सकता है कि बीजेपी उन्हीं को जितवा दे, कि उनके होने से कोई दिक्कत नहीं है। और वो अगर वो जीत जाते हैं तो किसी भी समय वो बीजेपी के साथ भी आ सकते हैं, या मुद्दा पर आधारित बीजेपी को उनका समर्थन मिलता रह सकता है। तो ये बात भी कही जा रही है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो फिर और चिराग पासवान कैंडिडेट देते हैं और उनका कैंडिडेट हार जाता है, तो फिर एक बड़ी उथल पुथल हो सकती है राजनीति में। इसलिए ये हम इसको साजिश थ्योरी के तौर पर ही देख रहे हैं। हो सकता है कि चिराग पासवान का उम्मीदवार जीते, तो लेकिन ऐसा तो ये हुआ जी ना कि उपेंद्र कुशवाहा की राह में बाधा है। उपेंद्र कुशवाहा के साथ जो कमिटमेंट है, जो भी परिस्थितियां पैदा हुई हैं, उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा जाएंगे, इस बात की गारंटी नहीं है। नहीं, इस बात की गारंटी नहीं है। और ये बात उनको भी पता चल गई है, जब इस बात का अंदाजा उनको भी है कि अब उनकी राह मुश्किल हो गई है। एक तो उनके पहले भी 4 एमएलए थे आपके, जो पार्टी, यहाँ कोई इमोशंस के आधार पर पॉलिटिक्स थोड़ी होती है। पॉलिटिक्स तो बड़ा ब्रूटल गेम है। इसमें क्या, इसमें तो उपयोगिता के आधार पर राजनीति होती है। उस समय उपयोगिता थी आपकी, चुनाव लोकसभा हारने के तुरंत बाद राज्यसभा भेज दिया गया। तो उपयोगिता के सिद्धांत पर जो यहाँ राजनीति होती है थी, उसको आपका इस्तेमाल हो गया। आप विधानसभा चुनाव में जो काम आना था काम आ गया। आपको 6 सीटें मिली, 4 आपके जीते हैं, 3 आपके साथ अभी नहीं है। और वो एक औपचारिकता रह गई है पार्टी का टूट जाना उनका, चूंकि 3 लोग जिस तरह का जो तेवर दिखा रहे हैं, उसमें लग नहीं रहा है कि अब उन दोनों ये मतलब अब कोई बहुत भरपाई हो पाएगी। देखिए ये और इसके लिए उपेंद्र कुशवाहा को तैयार रहना चाहिए। वो मान ही चुके हैं, जब उन्होंने कह दिया था पहले ही कि हम अपने परिवार से इसलिए ले आए, बेटा को इसलिए ले आए कि दूसरे को ले आते हैं तो छोड़ देता है। तो अब ये बहाना बन गया है। ये तीनों एमएलए जो दिल्ली में थे, तो इन लोगों ने कहा कई लोगों से कि भाई जब उनको खुद ही हमारे ऊपर भरोसा नहीं है तो हम लोग काहे अपना भरोसा दिखाने जाए। जब वो मान ही रहे हैं कि बाहर वाला छोड़ देता है तो हम क्यों दिखाने जाए। और इसके लिए उपेंद्र कुशवाहा को तैयार रहना चाहिए। पार्टियां ऐसी टूट जाती हैं। हम लोगों ने देखा ना उनको, बाबूलाल मरांडी इतने बड़े नेता थे, 2 मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, और 3 एमएलए थे, 2 छोड़ के चले गए। छोड़ के गए क्या, उन दोनों ने इन्हीं को पार्टी से निकाल दिया। बिल्कुल बाबूलाल मरांडी को पार्टी से निकाल दिया। इन्होंने उन दोनों को निकाला, प्रदीप यादव और बंधु तिर्की को, और प्रदीप यादव बंधु तिर्की ने बाबूलाल जी को पार्टी से निकाल दिया। तो क्या उपेंद्र कुशवाहा जी इस एक्सट्रीम तक खींचना चाहते हैं कि वो इन तीनों को निकाले और वो तीनों इनको निकाल दें? सही भाई, उन्होंने कहा जो इनके विधायक हैं वे कह भी रहे हैं कि भाई पार्टी तो हम हैं, जीते हुए हम है, पार्टी हम है। वे कह भी रहे हैं इस बात को औपचारिक बातचीत में। हाँ, तो आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले से, स्पीकर के फैसले से, और चुनाव आयोग के फैसले से, ये सब हम लोगों ने देखा महाराष्ट्र में जो हुआ, और कई जगह हम लोग देख चुके, जिसमें ये कहा जाता है कि जो चुना हुआ विधायक होता है उसके हिसाब से देखते हैं लोग, पार्टी के पदाधिकारी संगठन, उसके हिसाब से पार्टी का फैसला नहीं होता है। अगर होता तो फिर उद्धव ठाकरे को पार्टी मिल गई होती, लेकिन नहीं मिली, क्योंकि विधायक चले गए थे एकनाथ शिंदे के साथ। तो अगर 4 में से 3 विधायक दूसरी तरफ चले जाए तो हो गया, पार्टी उनकी हो जाएगी। तो ये एक संकट है। तो वहां तक खींचना चाहते हैं या नहीं खींचना चाहते हैं, अब इस टेक्निकलिटी में नहीं जाएंगे। हो सकता है इसमें बहुत टेक्निकलिटी आए कि अब एमएलसी भी एक हो जाएगा, तो विधानमंडल दल 5 आदमी का हो जाएगा, तो उसमें ये सब टेक्निकलिटी लोग समझाएंगे।
लेकिन जो पॉपुलर परसेप्शन में है वो ये स्थिति है। तो वहां तक खींचना चाहेंगे या चुपचाप जो डिसीजन होगा उसको स्वीकार करेंगे, ये देखने की बात होगी। क्योंकि बहुत अगर तनाव टकराव की स्थिति राजनीति करेंगे तो फिर नुकसान हो जाता है। वो एक राज्यसभा के समय ये बात पता चलेगी, वो एक टर्निंग पॉइंट होगा। उसके बाद एमएलसी की 9 सीटें आ रही हैं, जो एमएलए चुनेंगे, एमएलसी 9 एमएलसी चुनेंगे, उसमें फिर किसी की दावेदारी नहीं रह जाएगी। एमएलसी मिल चुकी रहेगी उपेंद्र कुशवाहा को, और राज्यसभा की सीट अगर मिल गई रहेगी चिराग पासवान को, तो वो 9 सीटें यही दोनों पार्टियों के बीच में अपना, ये दोनों के बीच बटेगी। तो उसमें फिर किसको भेजते हैं लोग, वो तो दोनों का अपना प्रेरोगेटिव, अपने नंबर के हिसाब से वो लोग जीत जाएंगे। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये राज्यसभा का चुनाव है, जिससे राजनीतिक, जो हम लोग राजनीति का फैसला करें, राजनीति कैसी होगी 2026 की, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट मंत्रिमंडल का विस्तार है और राज्यसभा का चुनाव है, वो होगा। और बंगाल के चुनाव में क्या होता है, अगर बंगाल का चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन है, उनको इस जीत का श्रेय मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा। क्योंकि हालांकि बड़ा श्रेय तो नरेंद्र मोदी अमित शाह को ही जाएगा अगर जीत जाती है पार्टी तो, लेकिन नितिन नवीन को भी मिलेगा। उनका लक्षण अच्छा माना जाएगा कि भाई अध्यक्ष बने। तो देखिए, बंगाल जहां आज तक नहीं बना था बीजेपी का मुख्यमंत्री, वहां बन गया। तो उसके बाद सिर्फ बिहार ही रह जाएगा। अगर बंगाल में बीजेपी का मुख्यमंत्री बन गया तो दुस्साहस करेगी भारतीय जनता पार्टी, बिहार में भी अपना सीएम बनाने की कोशिश करेगी। तो बंगाल का चुनाव बहुत एक क्रूशियल फैक्टर है। अगर बीजेपी नहीं जीती तो नेतृत्व परिवर्तन पुश होकर के अगले साल मार्च तक चला जाएगा। तो बंगाल का चुनाव यदि बीजेपी जीत जाती है तो बिहार में बीजेपी एडवेंचर कर सकती है, लेकिन यदि नहीं जीती तो उत्तर प्रदेश तक का इंतजार होगा। तो देखिए, 2026 में नीतीश कुमार किस रूप में रहते हैं, नीतीश कुमार बने रहते हैं, कोई बदलाव होता है, और बिहार की राजनीति क्या करवट लेती है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी बचती है नहीं बचती, यह भी देखने की बात होगी। तो बिहार की चर्चा हम लगातार करते रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।